हेलो एवरीवन। तो आज अपना टेस्ट डिस्कशन है। ठीक है। ये 7 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसका टेस्ट डिस्कशन होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन थे 11th का पूरा कवर था। ठीक है। 11th पूरा था और 12th का कुछ पोर्शन थे, जैसे कि 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, जो अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन एरर से है। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से? एरर से है। जो फर्स्ट टॉपिक है अपना फिजिक्स का, एरर एंड मेजरमेंट, वहां से है। तो इसमें बोल रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है, वो डिपेंड कर रहा है ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो वहां पे दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जो जेड है ना, जेड ए स्क्वायर बी के पावर 2/3 अपॉन रूट सी है, यानी सी के पावर हाफ लिख सकते हैं हम लोग, और डी क्यूब। ठीक है, डी क्यूब। तो यहाँ पे ये डी क्यू दिया हुआ है। तो हम एरर से लिख सकते हैं ना, हमें पूछा है कि परसेंटेज एरर इन जेड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी जेड बाई जेड, या डेल्टा से हम लोग लिखे डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है। देखो इसमें 100 से हम सभी में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ताकि ये डायरेक्ट परसेंटेज एरर आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास में किया था। ये प्लस 2/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। सॉरी, इसको मैं यहाँ से हटा के 100 से इधर पूरा में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि ये आ गया 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, इंटू 100। क्या है कि 100 में दोनों से मल्टीप्लाई है, दोनों साइड मल्टीप्लाई है। ठीक है। जब ये 100 में सभी से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि डेल्टा ए बाई डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, यही क्या है? परसेंटेज एरर इन जेड। यही क्या है अपना? परसेंटेज एरर इन जेड, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। जैसे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, और वो परसेंटेज एरर इन ए दे चुका है हमें 2। ठीक है, ये 2 जो दिया हुआ है, ये 2, ये है परसेंटेज एरर इन ए। उसी तरह परसेंटेज एरर इन बी जो दिया हुआ है 1.5, और सी में 4, और डी में 2.5। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन ए यानी 2, प्लस 2/3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा बी बाई बी 1.5 दिया हुआ है, 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी। डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन सी, जो कि 4 है। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी बाई डी देखो तो यहाँ पे 2.5 है, यानी हम 5/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट 2.5 ही लिख देते हैं। ठीक है, 2.5। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 में से गया, ये 4 बचा यहाँ पे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये 3 इंटू 2.5, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5। तो ये 4 4 8 और 7.5, ये 15.5 आ जाएगा। कहीं गलत हुआ है क्या? ये 2, 2 2 जा 4, ये नहीं, यहाँ पे देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 सही है ये। तो हो जाएगा 4 3 7 प्लस 7.5, यानी 14.5, 14.5%, जो कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 14.5%। क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े।
तो इसका जो ऑप्शन पहला था 14.5 सही है अपना। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 2। ये बोला है, ये देखो मेजरमेंट का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का, इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इसमें बोला है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसका कि मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, यानी एमएसडी जो दिया हुआ है वो 1 mm है। ठीक है, 1 mm है। और इसमें बोला है कि देखो, इट हैज a 20 equal division. It had 20 equal division on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier caliper the least count. तो देखो least count का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 main scale division minus 1 vernier scale division। ठीक है, तो 1 main scale division जो दिया हुआ है वो 1 mm का दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, वर्नियर कैलिपर है मेन स्केल डिवीजन 1 mm, यानी हर एक जो मेन स्केल का डिवीजन है वो 1 mm का है। लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ है कि एक वर्नियर स्केल कितने एमएम का है। तो हम लोग यहाँ से जो कंडीशन अपने पास दिया हुआ है ना, ये कंडीशन कि 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। तो इसका ये मतलब है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर मेन स्केल मैच कर रहा है 16 सॉरी 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है 16 मेन स्केल डिवीजन से, यानी 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख सकते हैं 16/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब लिस्ट काउंट हमसे पूछा है, तो लिस्ट काउंट के फॉर्मूला में ये, अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं 16/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/20। ठीक है, 1 माइनस 16/20। और देखो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, यानी 1 mm इंटू ये हो जाएगा 16, यानी क्या हो जाएगा देख लो, 4/20, यानी 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना, लिस्ट काउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5 mm। ठीक है, 1/5 mm। इसको तुम जब चेंज करोगे तो 0.2 mm आ जाएगा। ठीक है ना, 0.2 mm। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे डायमेंशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी देखो जो भी चल रहा है ना वो फर्स्ट टॉपिक का ही है। ठीक है, डायमेंशन और मेजरमेंट का, एरर का, ये सब एक ही टॉपिक में आता है, एक ही चैप्टर में आता है, डायमेंशन एंड मेजरमेंट में। तो इसमें है कि डायमेंशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किसका डायमेंशन हो सकता है इसमें से, M l-1 t-2 ये दिया हुआ है अपने पास, और पूछ रहा है कि इसमें से किसका है। तो पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो हम लोग चेक करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ और नहीं टॉर्क होता है, और टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन M l-t-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन l। तो यहाँ से आ जाएगा टॉर्क का M l² t-2। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन अपना नहीं है। दूसरा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है ना, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। वो जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को अगर हम सरफेस टेंशन बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा, हेलो, फोर्स बाई लेंथ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
हम्म, तो ये फोर्स अपॉन लेंथ आ जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स, फिर आ गया m l t - 2 और लेंथ l। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा m t - 2 सिर्फ। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं m l0 t - 2। तो ये देखो ये भी मैच नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हुआ। सी देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम गामा से यूनिट करते हैं और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और देखो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल होता है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो फोर्स बाई एरिया ही हम लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ गामा जो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो जो हो जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया का जो भी डायमेंशन होगा वही। तो फोर्स का डायमेंशन m l t - 2 और एरिया का डायमेंशन l²। तो यहाँ से देखो एक एल से एल गया और ये एल ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा m l - 1 t - 2। तो ये मैच कर रहा है शायद, हाँ ये मैच कर रहा है इससे। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर चेक करना हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं फार्मूला से। जो फोर्स होता है ना, वो होता है विस्कस फोर्स जो होता है ईटा ए dv अपॉन dy, या लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। ठीक है ना, dv अपॉन dy। तो यहाँ से हम लोग ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं पे ऑप्शन मिल गया, मैच हो गया, तो हम लोग उसको छोड़ दें अब। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है। तो अगर हम पहले इसका इक्वेशन लिख ले, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इक्वेशन अगर लिख ले, तो दो एक्स और वाई को कट कर रहा है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x0/x इक्वल टू बी प्लस v0/v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया इस लाइन का। इस लाइन का जो इक्वेशन हो गया वो x/x0, गलत है, x/x0 x/x0 इक्वल टू v/v0। ठीक है, प्लस v/v0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन होगा। अगर कोई भी लाइन एक्स वाई को ए और बी पे काटता है, तो हम लोग लिखे थे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होता है। सेम वही, ये x को x0 पे काटा है, y को b0 पे काटा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा इसका। तो ये इक्वेशन अगर हम लिखे ऐसे, तो अगर हम वेलोसिटी को लिखे v/v0 इक्वल टू 1 - x/x0। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी को लिखना हो x के फॉर्म में, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x/x0, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें वेलोसिटी पता चल गया एज ए फंक्शन ऑफ x। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v/dv/dx। ठीक है, एक्सेलरेशन v/dv/dx, v का वैल्यू हमें पता है, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी dv/dx करें ना, यहाँ पे dv/dx, तो देखो dv/dx करेंगे तो क्या आएगा, ये v0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, v0 का तो 0 हो जाएगा, और ये v0/x0 माइनस v0/x0 बाहर आएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, तो ये माइनस v0/x0 आ जाएगा dv/। तो जो एक्सेलरेशन अपना आएगा वो आएगा v के जगह ये रखेंगे v0 1 - x/x0, और ये आ जाएगा v0/x0। ठीक है, a और v dv/dx क्या आ गया, माइनस v0/x0। तो अब देखो, जब हम इसको अरेंज करेंगे ना, तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू
जब इसको अंदर भेजोगे तो ये जो अच्छे से अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा v0/x0 का स्क्वायर, ठीक है, v0/x0 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v0 स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ठीक है। तो ये देखो a इक्वल टू सम कांस्टेंट, a इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स, सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम k लिख देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ये ग्राफ है, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ये ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट निगेटिव है, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट निगेटिव, यानी ये ग्राफ लग रहा है। ये सब तो गलत है, ये स्ट्रेट लाइन आया नहीं, ठीक है। इसमें देखो स्लोप निगेटिव है और ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो है स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट निगेटिव है। स्लोप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, 90 से कम बन रहा है ना, तो ये स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट निगेटिव, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। क्लियर है ये? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड बॉल इज म्यू। एक इस तरह चलो हेमिस्फेरिकल बॉल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा बना हुआ है और इसमें जो इंसेक्ट है वो ऊपर चढ़ रही है, मान लो बेस से ऊपर जा रही है, ठीक है, इंसेक्ट एक ऊपर जा रही है, इसका मान लेते हैं रेडियस r है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेडियस r है और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल इन द बॉल। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक इंसेक्ट आया, ठीक है, तो यहाँ तक आया तो ये मैक्सिमम हाइट तो इतना ही चला ना, ये h, ठीक है, ये जो होगा ये मैक्सिमम हाइट h होगा। एक मिनट इसको फिर से कर ले, ये जो इंसेक्ट है एज्यूम कर लेते हैं यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये h हाइट ये ऊपर गया, ठीक है, और ये पूरा रेडियस है, तो ये बच गया r माइनस एच, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा r माइनस एच। तो यहाँ तक आया तो इस पे जो है इधर एक फोर्स नीचे mg लग रहा होगा और mg का एक मान लेते हैं ये थीटा, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है, ये इससे थीटा बना रहा है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा करते हैं इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इसको जब हम थीटा ले लेते हैं तो हाँ, तो ये आ गया थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये थीटा फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा और इधर आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो जो नॉर्मल होगा, ठीक है, इंसेक्ट का अगर एफबीटी बनाए तो नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर फ्रिक्शन, क्योंकि ये नीचे आना चाह रहा है तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, mg साइन जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल होगा। अगर फ्रिक्शन mg साइन थीटा को बैलेंस कर लिया तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम में रह सकता है, यानी यहीं तक ये मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा। तो mg साइन थीटा अगर फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए यानी म्यू एन के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू टाइम्स mg कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे mg से mg कैंसिल, तो यहाँ से जो म्यू आएगा वो tan थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है, म्यू जो है tan थीटा के इक्वल आएगा, और हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है h। तो यहाँ पे बताओ h क्या होगा, जो h ये होगा ना, यहाँ पे देखो अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो ये r होगा, ठीक है, ये भी r है, तो ये होगा r cos थीटा, ठीक है, हमें h निकालना है, तो h को हम लिख सकते हैं टोटल रेडियस में से इस r cos थीटा को माइनस कर दे तो ये h आ जाएगा,
तो जो एच आएगा वो रेडियस माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आर वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। देखो टेन थीटा म्यू है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस म्यू है, तो कॉस थीटा जो आ जाएगा, टेन थीटा अगर म्यू है, मान लो टेन थीटा इक्वल टू म्यू है, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वन बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आर आर वन माइनस वन अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन दे दिया है ना, ये ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए में इसी तरह से दिया हुआ है वन माइनस आर इंटू वन माइनस वन अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन, ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था प्रिडिक्शन का और एनएलएम मिलाकर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर इन एट अ रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine, the loss in the friction force, ठीक है। तो पूछा है हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। देखो जो टरबाइन पावर जनरेट करेगा ना, फॉल फ्रॉम हाइट इतना, तो जो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम वही पावर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर जो हो जाएगा mgh बाई टाइम, ठीक है। और मास पर यूनिट टाइम दे दिया है, तो पावर हो जाएगा 15 इंटू 60 इंटू जी, 10 ले लेते हैं, दिया हुआ है कि जी 10 लेना है, ठीक है। और टाइम तो 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। पर सेकेंड का मास दे दिया तो 15/1, तो ये जो आ जाएगा 999,000, ठीक है। तो ये पावर आ जाएगा 9,000 वाट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 किलो वाट, ठीक है, 9 किलो वाट। अब बोला है कि 10% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जो पावर जनरेट कर रहा है टरबाइन वो 90% कर रहा है, तो 9%, 9 किलो वाट का अगर 90% ले ले तो वो कितना आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा अपना। तो 9 इंटू 90/100, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 81/100, ये 8.1 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। जो लॉस हो रहा है वो हटाना पड़ेगा ना, तो देखो 10% लॉस हो रहा है, यानी टरबाइन 90% ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 9 किलो वाट तो का 90% अगर देखें तो ये आ जाएगा आंसर अपना। तो ऑप्शन सी ये सही होगा, ठीक है, 8.1 किलो वाट। ठीक है, जो भी पावर जनरेट कर रहा है टरबाइन, इतना पावर जनरेट कर रहा है, उसका 10% लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो जनरेट तो 8.1 ही किलो वाट कर रहा है ना। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है y² I माइनस x² J कैप, तो पूछा है कि द पार्टिकल ए बी सी जा रहा है, ठीक है। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा, ऊपर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। अब बोल रहा है कि जो फोर्स है वो ये दिया हुआ है, फोर्स आई कैप में लग रहा है y², और एक वाई की तरफ जो लग रहा है, एक्स की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो y² के इक्वल लग रहा है, और एक्स की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वाई की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो x² लग रहा है। तो पूछ रहा है कि एबीसी और एसीडी में कितना वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर हम एबीसी की बात करें, एबीसी में, तो देखो एबीसी जब ये आ रहा है तो दो पाथ से आ रहा है, एक तो एबी पाथ से आ रहा है प्लस बीसी पाथ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखे वर्क डन बाई एबीसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एबीसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एबी प्लस वर्क डन बाई बीसी, लिख सकते हैं ना। वर्क डन बाई एबीसी इक्वल टू वर्क डन बाई एबी प्लस वर्क डन बाई बीसी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वर्क डन बाई एबीसी कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दो पहले ए बी का कैलकुलेट करते हैं फिर बी सी का। तो देखो ए बी में ए से बी आ रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा वही वर्क कर रहा होगा, वाई के कारण तो वर्क जीरो होगा, क्योंकि वाई ऊपर है और एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो यानी ये 90 डिग्री तो वाई के कोई भी वर्क नहीं करेगा, जो भी फोर्स एफ एक्स जो है वही वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क करेगा वो एफ एक्स करेगा, और इधर बी सी में जो है एफ वाई वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी में एफ एक्स जो है वो एक्स का डायरेक्शन का वर्क ये है वाई स्क्वायर जे कैप, और इस रास्ते पे जो वाई है वो क्या हो जाएगा, इस पे जो है जो फोर्स हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, वो आ जाएगा जीरो, क्योंकि अगर वाई जीरो रखोगे ना, एक्स पे वाई जीरो होता है, एफ एक्स जीरो आ जाएगा, और एफ वाई जो हो जाएगा वो देखो, एफ वाई यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ वाई वाला वर्क आएगा, यानी जे कैप वाला ये वर्क काम करेगा। ठीक है, तो और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो जीरो, इसका देखो तो एक्स स्क्वायर है, और ये जो रास्ता है एक्स इक्वल टू वन है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन, तो इसका तो वर्क जीरो हो जाएगा, इसका वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क ए बी जीरो, और वर्क बीसी जो हो जाएगा ना, बीसी वो हो जाएगा माइनस वन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वाई में वन से वन गया, जीरो से वन गया। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई इक्वल टू वन, तो वन यानी माइनस वन। ठीक है, तो वर्क, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो वर्क डन बाई ए बी सी जो आ जाएगा, वर्क डन बाई ए बी सी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये क्लियर है। इसको देखो अलग से भी हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट वगैरह करके, तो वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए अच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ब्रेक करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन तीनों में है। अब हमें ए डी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन बाई ए डी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई ए डी सी को, ए डी सी को लिख सकते हैं वर्क डन बाई ए डी प्लस वर्क डन बाई डी सी। ठीक है, वर्क डन बाई ए, और देखो ए डी यानी एक्स वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो माइनस एक्स स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ए डी तो एक्स ही है, तो वाई डायरेक्शन में ए डी सी है ना। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है माइनस एक्स स्क्वायर लग रहा है जे कैप, और इसके जगह पे एक्स के जगह जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो वर्क कर रहा होगा वो वर्क कर रहा होगा एफ एक्स एफ वाई, और इसमें जो वर्क कर रहा होगा वो वर्क कर रहा होगा कौन, एफ एक्स। ठीक है, वर्क डन बाई एफ एक्स। तो देखो एफ वाई, हमें एफ वाई का वर्क निकालना है, या जो वाई में फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर ना, वाई में जो फोर्स लग रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही एक्स, हमें फोर्स को अगर कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है उसके जगह एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जिस रास्ते से ये जा रहा है, तो ये रास्ता अगर वाई एक्सिस पे है तो इस पे एक्स जीरो होगा, तो इस पे जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोर्स वाई का जीरो हो जाएगा। इसमें उसी तरह से करोगे तो इसमें जो फोर्स आएगा ना एक्स का, ठीक है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है एक्स वाला फोर्स, और वाई इक्वल टू वन है, तो जो फोर्स आएगा वो वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। ठीक है, तो वन आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसका वर्क निकालें, वर्क एफ एक्स, ठीक है, या वर्क डी सी, ठीक है, इसका तो नीचे वाला का वर्क डी सी, तो ये आ जाएगा वन इंटू डिस्प्लेसमेंट, जीरो से वन गया है एक्स में तो वन, यानी कि वन आ जाएगा। ठीक है, और इसका तो वर्क जीरो ही होगा क्योंकि फोर्स ही जीरो है, वर्क डन बाई ए डी, ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा। ठीक है, माइनस वन और वन, ठीक है, माइनस वन और वन ये सही है। ओके, एक मिनट चेक कर लेने दो। सही चल रहा है मीटिंग। ओके, सही है। सेवन, चलो एट। इसमें बोला दो ब्लॉक है, मास 10 kg 30 kg are placed along the vertical line. If 10 kg block is raised to a height 7 centimeter,
then the distance through which other mass will be moved to reach the center of mass system by 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। देखो 10 केजी और 30 केजी का दो ब्लॉक है, वर्टिकल लाइन पे रखा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक है। एक यहाँ है, ये लाइन है, दूसरा यहाँ, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग 10 केजी का है, ये 30 केजी का है, ठीक है। vertical line. If 10 kg block is raised through height 7 centimeter, then distance through which other mass should be moved to raise the center of mass of the system by 1 centimeter. ठीक है, 10 kg और 30 kg लॉन्ग द वर्टिकल लाइन। हाँ, तो अगर हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि क्या किया गया है कि 10 केजी वाले को 7 सेंटीमीटर से ऊपर किया गया, ठीक है। 10 केजी वाले ब्लॉक को 7 सेंटीमीटर से ऊपर किया गया, यानी अगर हम इसको 1 ले ले और इसको 2 ले ले, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 जो है वो है 7 सेंटीमीटर और m1 जो है वो है 10 केजी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर से रेज कर जाए, यानी डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है 1 सेंटीमीटर आ जाए। ऊपर ही है तो ऊपर ही के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए है तो सब पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। m1x1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 70 आ जाएगा, प्लस m2 30 इंटू x2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, बाई m1 प्लस m2 ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना देख लो, 40 माइनस 70, ठीक है, यानी -30, 40 माइनस 70 माइनस 30 इक्वल टू 30x2। तो यहाँ से जो x2 आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है। x2 -1 यानी 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करना है, -1 दिखा रहा है नीचे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लिए है, तो -1 आया तो इसका मतलब नीचे यानी 1 सेंटीमीटर डाउन, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, ये रोटेशन का क्वेश्चन है। A mass m supported by massless string winds around a uniform solid cylinder, ठीक है। ये तो सॉलिड सिलेंडर, देखो सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड का, mr²/2, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला है, तो यहाँ से चलो इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट। ये टेंशन, ठीक है, इस ब्लॉक की बात करें, नीचे mg लग रहा होगा, तो ये अगर नीचे जा रहा है, मान लो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये अल्फा से घूम रहा है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन हम लोग रोटेशन में बहुत लिखे हैं। तो ये आ जाएगा mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma, ठीक है। और यहाँ से टॉर्क का जो टेंशन जो टॉर्क देगा T इंटू आर वो हो जाएगा I अल्फा, ठीक है। और I का वैल्यू हम लोग mr²/2। और एक और इक्वेशन आएगा, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, तो A इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, A इक्वल टू आर अल्फा। ये दोनों तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, हमें पूछा क्या, हमसे एक्सेलरेशन A पूछा है ना, तो यहाँ से देखो कैसे कर सकते हैं, टेंशन इंटू आर और I के जगह पे लिख सकते हैं mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा के जगह हमें ए बाई आर लिख सकते हैं, A/R, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक आर से ये कैंसिल हुआ, दूसरे आर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से टेंशन जो अपना आ गया ma/2, और इस टेंशन का वैल्यू 1 में रख दो, ठीक है, पुट इन 1, तो यहाँ से आ जाएगा mg माइनस टेंशन के जगह ma/2 इक्वल टू ma, तो mg इक्वल टू ये इधर आएगा तो ma प्लस ma/2 3ma/2, ठीक है। m से m कैंसिल हुआ तो यहाँ से a जो आ जाएगा 2g/3, ऑप्शन ए।
इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन लिखना है, एक तो इक्वेशन आएगा ट्रांसलेशन का, ठीक है, और दूसरा रोटेशन का, और एक कंडीशन स्लिपिंग नहीं होने का, ए इक्वल टू आर अल्फा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि दो प्लैनेट्स है हैविंग मास m and 16m, ठीक है। एक प्लैनेट का मास m है और दूसरा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, 16m, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 16m है। बोला है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो, अच्छा, इसका रेडियस a है और इसका रेडियस 2a है, ठीक है। और बोला है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10a है, 10a, 10 स्मॉल है, ठीक है। तो अब बोला है कि एक बॉडी को, ए बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर प्लैनेट। इस प्लैनेट से एक मास को, m मास को थ्रो किया जा रहा है, मान लो कुछ वेलोसिटी से v से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ ये रहा है कि surface of large planet by a small planet along the line joining their center for the body to be able to reach on the surface। अच्छा, इस बॉडी को इस यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो कितने वेलोसिटी से थ्रो किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमें यहाँ, इसको यहाँ पहुंचाना है ना, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक, देखो हमें इसमें तो समझ आ गया कि करना एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है। लेकिन हमें देखो मिनिमम पूछा है, स्मॉलेस्ट मिनिमम फायरिंग स्पीड। तो मिनिमम फायरिंग स्पीड पूछा है ना, तो हम ऐसा करते हैं ना कि इस मास को यहाँ से इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अट्रैक्शन से दूर भेज के इसके अट्रैक्शन के पास भेज दे, ताकि ये खुद इसको अट्रैक्ट कर ले। यानी ऐसा जगह पे भेज देते हैं जहाँ की जिस पॉइंट पे इसका इफेक्ट ज्यादा हो अट्रैक्शन का, ठीक है, और इसका कम हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये खुद इसको यहाँ पे खींच लेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा पॉइंट, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जब जैसे देखो इससे डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, इसका अट्रैक्शन कम, यानी ये इसको इधर ही खींच रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा इसका इफेक्ट बढ़ते जाएगा और इसका घटते जाएगा इफेक्ट अट्रैक्शन का। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि जहाँ के बाद इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। और वो पॉइंट जो होगा वो होगा जहाँ पे फोर्स जीरो होगा, उसके जो नेट फोर्स है ना वो जीरो होगा। और उसके जैसे ही बाद ये कवर का थोड़ा भी आगे जाएगा ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमें तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना है कि जहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट मिला जहाँ पे कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - a, 10a - x, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले ये x निकालना है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसके सरफेस से लेके इस पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए देखो यहाँ पे मान लेते हैं बॉडी आ गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स इसके कारण इक्वल टू नेट फोर्स छोटे वाले के कारण, तो इसके कारण जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम इंटू स्मॉल एम बाई 10a - x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर लिखे तो ये हो जाएगा जी 16m इंटू एम बाई एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बचेगा, एक मिनट से, ये ना ये 16m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 10a - x स्क्वायर इंटू 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये आ जाएगा 10a - x इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे एक्स, ठीक है, रूट ले लिए, तो ये आ जाएगा
40a माइनस 4x इक्वल टू x, ठीक है। 40a माइनस 4x इक्वल टू a, और यहाँ से तुम अगर सॉल्व करो इक्वल टू x, ठीक है, x, तो यहाँ अगर ये इधर आएगा तो ये 5x इक्वल टू 40a, ठीक है, 5x इक्वल टू 40a, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा a के, ठीक है, a के आ जाएगा, यानी x a के आ गया, ये x इक्वल टू a के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये आ जाएगा 2a, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 10 है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं v वेलोसिटी दिया गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा इसका, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे मान लेते हैं कि आते आते इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मिनिमम वेलोसिटी दिया गया होगा ना, तो 0 हो गया। इसके जस्ट आगे भी ये बढ़ जाएगा तो ये इसके पास आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्शन डोमिनेट कर जाएगा। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, एनर्जी कंजर्व कर देना है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी प्लस काइनेटिक, और यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण प्लस इसके कारण, ठीक है। मैं इसका सिर्फ रिजल्ट जो ये इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे यहाँ पे, पहले तो काइनेटिक एनर्जी यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस जी, अगर उसके सरफेस पे है तो जी एम, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी 16m इंटू एम बाई 2a, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि सब जी, अब छोटे वाले के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा वो होगा जी इंटू एम बाई, इससे डिस्टेंस कितना है, उससे जो डिस्टेंस है इसका वो है, देखो यहाँ से सेंटर से अगर इसका डिस्टेंस देखे तो ये आ जाएगा पूरा इतना है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस से ही थ्रो किया गया ना, तो सरफेस से हो जाएगा 8a, ठीक है, 8a इक्वल टू, जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल जो बचेगा वो दोनों के कारण, तो जी 16m इंटू एम बाई, जो इसका डिस्टेंस अब बड़े वाले से बचा वो कितना हो गया, a के, ठीक है, बड़े वाले के सेंटर से, और माइनस जी एम इंटू एम बाई, इससे जो डिस्टेंस हो गया इसका 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करोगे तो देखो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल a कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और भी हमें कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी आ जाता है ना, ये भी जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा भी, वो आएगा 2√5/2, ऐसे लिख सकते हैं, 2/3, 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 2/3 भी का वैल्यू √5 GM/A, √5 GM/A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखे तो ये ऑप्शन डी, ठीक है। थोड़ा लेंदी था ये बस, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ सैटेलाइट मूव्स राउंड द अर्थ, ये भी ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है। सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग 1 रिवॉल्यूशन पर डे, ठीक है। एक दिन में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो सेकंड सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मूविंग अराउंड द अर्थ वंस इन अ 8 डे, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ना, देखो 1 रिवॉल्यूशन पर डे, इसका जो टाइम पीरियड है वो है एक दिन, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8 डे। अगर हम टाइम पीरियड 1 की बात करें तो 1 डे है, और टाइम पीरियड 2 की डे में ही ले लेते हैं, वो 8 डे है, ठीक है। तो पूछा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसका रेडियस r दे दिया है, तो देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a क्यूब, ठीक है।
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं। तो T1 1/8 का स्क्वायर इक्वल टू R1, जो कि R दिया हुआ है, R2 हमें पता करना है, तो हम मान लेते हैं x का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब। तो चलो हो जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आर क्यूब, ये 1/64, तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू 64 आर क्यूब, ठीक है। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, 4r, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4r, ऑप्शन बी। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है, पूछा है कि विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। तो देखो डक्टाइल, इलास्टिक रीजन से फ्रैक्चर रीजन का डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए ज्यादा डक्टाइल है, ठीक है। ए का जो इलास्टिक देखो इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ से लेकर फ्रैक्चर लिमिट तक ज्यादा डिस्टेंस है। जहाँ पे फ्रैक्चर किया, जहाँ से इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ, वहां से लेकर ये डिस्टेंस इसका ज्यादा है, ठीक है, और इसका कम है, ठीक है। तो ये डक्टाइल ज्यादा हुआ, ये ब्रिटल हुआ, ठीक है, डक्टाइल ये ज्यादा हुआ, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मटेरियल ए जो है वो ज्यादा डक्टाइल होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा डक्टाइल होगा, ओके। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो प्लास्टिक रीजन, इसको बोल सकते हैं ना, प्लास्टिक रीजन ज्यादा है इसका, ए से, ए का प्लास्टिक रीजन ज्यादा है। ये जो पूरा रीजन होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो प्लास्टिक रीजन होता है। ए हैज ग्रेटर प्लास्टिक रीजन, सो ए इज मोर डक्टाइल। तो ए इज मोर डक्टाइल, क्लियर है। ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज अ सम चेंज इन लेंथ व्हेन इतना टेंशन फोर्स। देखो जब इतना टेंशन लग रहा है ना न्यूटन का, तो सम चेंज इन लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा एल। और एरिया क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10⁻⁻3, ठीक है। तो पूछा है कि चेंजिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इलोंगेशन इफ द स्टील रॉड इज हीटेड। चलो ठीक है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है गामा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ये, चलो कोई बात नहीं। तो पहले तो एक मान लेते हैं कि जो टेंशन के कारण जो इलोंगेट हुआ, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू गामा, स्ट्रेस जो होगा वो गामा टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई ए, और स्ट्रेस को लिख सकते हैं टेंशन बाई ए, ठीक है। टेंशन बाई एरिया इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, हमें तो यहाँ से जो आ जाएगा डेल्टा एल, वो आ जाएगा टी टी एल बाई गामा ए। और यहाँ से जो हमें लिख रहा है, पूछ रहा है कि जो चेंज होना चाहिए वो होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज करने से जो इलोंगेशन होता है, लेंथ में चेंज होता है, वो होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये बोला कि दोनों डेल्टा एल सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे टेम्परेचर पूछा है कितना इंक्रीज किया होगा, ठीक है। तो हमें इस दोनों को डेल्टा एल को सेम करना है, यानी एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू टी एल गामा ए, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, देख लो। तो अल्फा हमें दिया हुआ है, डेल्टा की जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी बाई गामा ए अल्फा, ठीक है। वैल्यू रख दो, टी जो है 33 है ना, 33,000 123 बाई गामा का वैल्यू जो दिया हुआ है, गामा 3 × 10⁻11 इंटू एरिया जो दिया हुआ है 10⁻³ और ये दिया 1.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन
तो इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये 3 5, 5 3 8, 8, और ये 8 से कटेगा और यहाँ पे 3 बचा, ये इससे गया, तो ये 3 से 11, और ये 1.1, तो ये 10। ठीक है, तो ये 10 से इसको कैंसिल कर देगा, तो डेल्टा टी जो आ जाएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी दिया हुआ है, द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इज फ्लोट। देखो, मिनिमम डेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए, पूरा सबमर्ज कर जाएगा। तो मान लो अगर ये पूरा पानी में सबमर्ज कर गया, ठीक है, तो जो बॉयंसी है वो mg को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, या एम जी इक्वल टू एफ बी ऐसे लिखते हैं, एम जी इक्वल टू एफ बी। तो एम जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, अगर रेडियस आर है तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और इंटू डेंसिटी, एक मिनट, मास डेंसिटी दिया हुआ है ना, द मिनिमम डेंसिटी रिक्वायर्ड टू लिक्विड इक्विड फ्लोट। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम मास को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मास को हम मान लेते हैं कि कुछ एरिया के साथ ये रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं कि ये सॉलिड है ना, तो यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे जाकर डी एक्स का एक एलिमेंट लेंगे, तो इसका जो डी एम आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू एरिया, 4 पाई r² इंटू डी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मास जो हो जाएगा रो टाइम्स 4 पाई r² इंटू डी आर इंटू जी। ठीक है, ये हो गया ना मास, हाँ, इक्वल टू एफ बी, बॉयंसी फोर्स जो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है क्या, अच्छा वही पूछा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम को तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जी से जी गया, r² से r³ गया, 4 से 4 गया। ठीक है, और ये कुछ ऐसा बचा, पाई से पाई गया। ठीक है, तो ये बचा रो इंटू, एक मिनट, ये 4 पाई स्मॉल r² है ना, सॉरी सॉरी, ये स्मॉल आ जाएगा, 4 पाई r² इंटू डी आर, 4 पाई r² इंटू डी आर। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, जब रो का वैल्यू रख के, तो रो का वैल्यू जो आएगा, इसको अभी रहने देते हैं, पाई r³ 4 पाई r², 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। रो का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो रो नॉट 1 - r² बाई कैपिटल R²। ठीक है, इंटू r² dr इक्वल टू रो लिक्विड इंटू 1/3 r³ इंटू, ठीक है, r³ सिर्फ बचेगा। तो इसको जब उधर भेजेंगे ना, तो हमें, मेरे पास जो रो लिक्विड आ जाएगा वो आ जाएगा 3 रो नॉट बाई r³, और इसको इंटीग्रेट कर लेना, इसको इंटीग्रेट क्या, 1 - r², इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r² को जब अंदर भेज देंगे तो इंटीग्रेशन r² माइनस r² बाई r के पावर 4 अपॉन r² इंटू डी आर, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सही है ना, ये r³ बचेगा यहाँ, r के पावर 5। ठीक है, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, और 3 ऊपर आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो आंसर आएगा वो 2 रो नॉट बाई 3 आएगा, ऑप्शन सी।
इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्लूइड का एक और क्वेश्चन। लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी इतना दिया हुआ है, ठीक है। poured in the U tube which contain Hg, another liquid Y is poured in the left arm with height इतना 98 centimeter. Upper level of X and Y are same. What is density of Y? Y का डेंसिटी पूछा है। तो अपर हाइट सेम है एक्स वाई का। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एक्स? अच्छा, अपर हाइट सेम है यानी ये पूरा 10 है, ये 8 है, तो ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है। ऊपर लेवल सेम है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वही यहाँ का प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ का प्रेशर लिखे तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस इस हाइट के इसके कारण रो वाई। वाई का जो डेंसिटी है वो कितना है? वाई का डेंसिटी ही पूछा है, रो वाई, ठीक है, इंटू जी इंटू एच। इसको हाइट ले लेते हैं 8 प्लस जो वाटर के कारण होगा रो वाटर, ठीक है। वाटर ये ना नीचे वाला कंटेन एच जी, एच यू को ये नहीं, ये मरकरी है, ठीक है। रो एच जी, ठीक है, रो एच जी, रो एच जी इंटू रो जी इंटू एच 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू इसके कारण रो एक्स इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रो एक्स दे चुका है हमें, रो एच जी मालूम है 13.1 होता है, ठीक है, ग्राम पर सीसी में अगर देखें तो रो एच जी जो होता है 13.1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से हम लोग, और यहाँ पे एक पी नॉट भी आएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमें, और देखो जी से जी कैंसिल हो रहा है, तो जो रो वाई है ना वो आ जाएगा 10 टाइम्स रो एक्स माइनस, और यहाँ 8 भी है ना, 10 टाइम्स रो एक्स माइनस 2 टाइम्स रो एच जी बाई 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो रो एक्स जो दे दिया है, रो एक्स 3.36 इंटू 10 करोगे तो ये आ जाएगा 33.6, और ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा 13.1, 26.2, और ये आ जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 26.2 है ना, और ये 36 बचा 33, तो 4 3 7, तो 7.4/8, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सही है। सॉरी सॉरी, 13.6, ठीक है। रो एक्स जो है 33.6/8, 8 ही होगा ना, 2 है, हाँ। तो ठीक है, ये आ जाएगा आंसर 36 7.4/8। तो 7.4/8 कितना आ जाएगा? 0.8 ही आएगा ना, 1 से कम ही आएगा, तो 0.8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि ये सिस्टम दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि 4 चार चार्ज है, क्यू -2 क्यू, क्यू और +2 क्यू, ठीक है, कॉर्नर पे रखा हुआ है स्क्वायर के, और पूछा है जो सेंटर पे ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज ओ पे रखा हुआ, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पे जो चार्ज है तो उस पर फोर्स, तो देखो ये चार्ज इसको इधर खींचेगा, ये चार्ज इसको इधर खींचेगा, तो इस दोनों के कारण फोर्स तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, चार्ज भी इक्वल है। ये चार्ज है जो इसको इधर खींचेगा, और ये चार्ज जो है वो भी इसको इधर ही करेगा, रिपल्सन होगा, तो नेट फोर्स इस पे ओजी के डायरेक्शन में लगेगा। 1 मिनट,
4 charge is arranged इतना, the force on the charge kept at center O is to along BD, along diagonal BD, ठीक है, BD के along, इधर भी लग सकता है, इधर भी, वो डिपेंड कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, तो इसके along ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का चाहे यहाँ पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस दोनों के कारण जो इफेक्ट आएगा सेंटर पे वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों या तो आपस में खींच रहा होगा या रिपल्सन दोनों कर रहा होगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया तो जीरो, और ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अलोंग BD, ऑप्शन सी। 16 हो गया। 17, स्फेरिकल सेल है, रेडियस 2 मीटर है, चार्ज 8 माइक्रोकूलम है, स्लोली अरेंज, एक्सपेंड टू रेडियस 5 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क परफॉर्म, कुछ नहीं है इसमें, मान लेते हैं 8 माइक्रोकूलम का था, 2 मीटर रेडियस पे था पहले, उससे 5 मीटर रेडियस बन गया, ठीक है, और ये 2 मीटर से 5 मीटर बन गया, 8 माइक्रोकूलम इस पे था, 8 माइक्रोकूलम अभी भी है। तो अगर हम इसका इनिशियल एनर्जी देखें, सेल्फ एनर्जी, तो वो हो जाएगा Q² / 2R, KQ² / 2R, ठीक है, और इसका जो एनर्जी हो जाएगा फाइनल एनर्जी KQ² / 5R, ठीक है, KQ² / 2R और KQ² / 5R। एक मिनट, सॉरी, जो एनर्जी सेल्फ एनर्जी जो होता है ना, वो होता है KQ² / 2R, तो R के जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, रेडियस तो 2 ही है ना, सही था ये 2, ठीक है, और यहाँ पे जो R के जगह आ जाएगा वो 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स ये सेल्फ एनर्जी है, ठीक है, सेल्फ एनर्जी, तो 2 टाइम्स 5, ठीक है, 2 टाइम्स 5, के का वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, क्यू दिया हुआ है, तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क पूछा है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है इनिशियल माइनस फाइनल के इक्वल होता है, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा U, तो माइनस डेल्टा U करेंगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो ये आ जाएगा KQ² / 4 माइनस KQ² / 10, ठीक है, K का वैल्यू रख दो 9 × 10 की पावर -9 +9, और Q का वैल्यू रख दो जो भी दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम, आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो बता दूं, आंसर जो आएगा इसका वो 8.64 ये आ जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी ऑफ एन एडिशनल लॉ, ठीक है, ये एक तरह से मान लो तो पॉलीटॉपिक है, ठीक है, V² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमसे पूछा है कि इनिशियल टेम्परेचर T था और वॉल्यूम भी, ठीक है, टेम्परेचर मान लो वॉल्यूम भी था तो टेम्परेचर T था, अब वॉल्यूम 2 भी हो गया तो टेम्परेचर क्या हो गया वो पूछ रहा है, T गैस क्या हो गया। तो ये देखो रिलेशन दिया है वॉल्यूम और प्रेशर में, और हमसे जो कंडीशन दिया हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो हमें यहाँ पे पहले इसको रिलेशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर लाना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ पे हम P के जगह पे लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू TB, ठीक है, P को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं ना, P प्रोपोर्शनल T/V, तो यहाँ पे जब रखोगे तो V T के जगह T/V² इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा V-1 T² इक्वल टू कांस्टेंट। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिख सकते हैं T² / V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, T² / V इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो T1 कितना था T, और V1 कितना था V, इक्वल टू T2 कितना था
टी स्क्वायर है ना, हमें टी डैश स्क्वायर चाहिए और V2 कितना था 2V, तो ये 2V, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2T, तो टी डैश कितना आ जाएगा यहाँ से √2T, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये थर्मो का, ठीक है। हमें देखो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दिया हुआ है और पूछा है वॉल्यूम टेम्परेचर का कंडीशन कि वॉल्यूम को बढ़ाएं 2 भी करेंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो हमें तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर में, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। उसको चेंज करने के लिए PV इक्वल टू NRT है, ये फार्मूला है। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके जगह पे वहां पे रख दो। तो हमें यहाँ पे प्रेशर को एलिमिनेट करना है, तो प्रेशर को हम प्रोपोर्शनल टू T/, भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से आ गया ये कंडीशन, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन आ गया फिर हमने वो लगा दिया कि ये वाला कंडीशन टेम्परेचर बाई वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर का स्क्वायर बाई वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। Question number 19. Consider a system of a gas having n molecule. Instantaneous kinetic energy of few molecule can be greater than average kinetic energy of the molecule. वो बोला है कि instantaneous kinetic energy of a few molecule can be greater than the kinetic energy average kinetic, ये सही है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो सकता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। वो तो एवरेज आया ना, तो एवरेज का मान लो किसी का ज्यादा है किसी का कम है, ठीक है, तो एवरेज तो माइनस कर देगा ना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल कैन बी ग्रेटर देन एवरेज, ये सही है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस जो है एवरेज से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और एवरेज से कम भी हो सकता है, मान लो किसी का ज्यादा है, मान लो एक का काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और जो इंस्टेंट ये एवरेज आया वो मान लेते हैं 5 जूल आया, ठीक है, ठीक है। तो 5 जूल आया यानी इससे तो ज्यादा है और इससे कम है, ठीक है, ये हो सकता है ऐसा। तो और दूसरा बोला है कि यानी ये सही है। दूसरा बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एवरेज, हाँ ये भी सही है कि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, ठीक है। जो ज्यादातर मैक्सवेल तो यही बोला था ना कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास वही होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ग्रेटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एवरेज स्पीड, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। लेकिन ये जो रीजन है वो ऐसा इसका जो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। दोनों सही तो दोनों है लेकिन रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड करेक्ट, ये तो गलत है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है लेकिन दोनों सही है, ठीक है। और हाँ बोला है कि एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट, अच्छा मैथ एरर, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पी ले लेते हैं। इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस आर, चलो एक रिंग है अपने पास और यहाँ पे एक सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है। ये जो रिंग है उस पर टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डाइपोल रखा हुआ है अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस यानी ये इसका एक्सिस है, इसके अलोंग। तो देखो इस पे फोर्स पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो अगर हम कहीं पे भी लेना, मान लो यहाँ पे एक चार्ज ले तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इधर होगा, अगर यहाँ पे एक ले इस डिस्टेंस पे तो इधर डाइपोल मोमेंट, अगर यहाँ पे ले तो इधर डाइपोल मोमेंट इधर, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी डाइपोल मोमेंट, जो इसके कारण डाइपोल के कारण फील्ड होगा KP/R3, ठीक है, रेडियस R3, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स होगा अगर DQ चार्ज ले लेते हैं तो फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DQ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा KP/R3, ये तो कांस्टेंट है पूरे में, और इंटीग्रेशन ऑफ DQ, तो इंटीग्रेशन ऑफ DQ अगर करते जाए, और यहाँ पे देखो एक माइनस साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि ये और दोनों अपोजिट है, ठीक है, तो माइनस हम लोग लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन DQ जो होगा वो टोटल चार्ज, तो फोर्स इक्वल टू माइनस KP/R3 इंटू Q,
तो ये आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा के पी क्यू बाई आर क्यू। के पी क्यू ओनली इन द चार्ज इज नहीं, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्म नेट फोर्स यही आएगा। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली नेट फोर्स यही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डी क्यू आया ना। चार्ज अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो इस डायरेक्शन पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, और सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में है ना, तो वो सब ऐड ही होगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय द, ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आ गए अब। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू पास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वेयर इट्स वेलोसिटी आर सेम इज 2a। हेलो, मान लो इस दोनों पॉइंट के बीच ये एसएचएम कर रहा है, ये मेन पोजीशन है। दो पॉइंट लिया है जहाँ की वेलोसिटी सेम है, मान लो यहाँ से लेकर ए से लेकर बी पे गया। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस होगा ना, इसका जो डिस्टेंस होगा ए बी का, वो मेन पोजीशन से और स्टीम पोजीशन से दोनों से सेम होगा, तभी वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, इधर यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ इधर है। तो पूछा है कि ए टू बी जाने में इसको 2 सेकंड लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने और यहाँ से यहाँ तक आने में एक एक सेकंड लगा। ठीक है, टाइम टेकन बाई पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू पास फ्रॉम ए टू बी वेयर इट्स वेलोसिटी आर सेम इज 2 सेकेंड। ठीक है, ए और बी को पास करने में 2 सेकेंड लगा, यानी यहाँ से यहाँ आने में, ए से मेन पोजीशन में आने में 1 सेकेंड लगा और यहाँ से आने में 1 सेकेंड लगा। आफ्टर 2 सेकेंड रिटर्न टू बी, 2 सेकेंड बाद ये रिटर्न हो जा रहा है बी पे, यानी यहाँ से आकर फिर 2 सेकेंड में ये रिटर्न हुआ, यानी यहाँ से आने में 2 सेकेंड, तो यहाँ से भी यहाँ आने में इसको 2 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम जो इसके पास लगेगा ना, ये 2 + 2 + 1 + 1। 1 मिनट, तो ये ना 2 + 2 2 4 5 6, नहीं, टाइम पीरियड की अगर बात करें ना, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से यहाँ, और फिर वापस आने में 1 2 सेकेंड। आफ्टर आफ्टर अनदर 2 सेकेंड इट रिटर्न टू बी, यानी यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो 2 सेकेंड लगा, यानी यहाँ से यहाँ से पाने में 1 सेकेंड लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा ना, वो डबल हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यानी 8 सेकेंड। देखो हुआ क्या है ना, कि यहाँ से यहाँ हम सिर्फ एक डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड लगा, और फिर यहाँ से यहाँ और फिर रिटर्न होने में, ठीक है, बी से फिर बी पे आने में 2 सेकेंड लगा, यानी बी से एक्सट्रीम पे जाने में 1 सेकेंड लगा होगा, और फिर वही होगा कि ए से एक्सट्रीम पे जाने में 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में एक, फिर यहाँ से आने में एक, फिर यहाँ से आने में एक, फिर यहाँ से आने में एक, यानी एक बार इस स्ट्रीम से लेकर इस स्ट्रीम तक आने में 4 सेकेंड लगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो 8 सेकेंड हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में बोला, द डेंसिटी ऑफ टू सॉलिड स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियस आर वेरी कर रहा है रेडियल डिस्टेंस आर से इतना, कांस्टेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर अबाउट। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, passing through center are A and B respectively if IB equal to IB by IA equal to N by 10, तो हमें पूछा है वैल्यू N का। ठीक है, 1 मिनट, तो density of two solid sphere A and B of radius R vary with radial distance R h rho a न दिया हुआ है, और रो बी जो दिया हुआ है k टाइम्स R/5,
small r by capital R के power 5 respectively, where k is constant, the moment of inertia of the individual sphere about axis passing through their center are A and B respectively if I B by IA equal to n by 10 तो वैल्यू ऑफ है। देखो एक मान लेते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे जाकर डी आर का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, डी आर का, ठीक है, और जो इस डी आर पे जो मास होगा, ठीक है, और इसका देखो, इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हर एक मास जो है आर डिस्टेंस पे है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा, अगर हम डी आई निकालें तो डी आई जो आएगा अपने पास, वो डी आई आएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, डी एम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सभी मास जो है आर डिस्टेंस पे है, तो डी एम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, डीएम निकालना है, तो डीएम जो हो जाएगा वो डेंसिटी, डेंसिटी इंटू इसका जो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, तो ये मास हो गया इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डेंसिटी का वैल्यू जो दिया हुआ है ये के दिया हुआ है, ठीक है, तो जो डी आई आ जाएगा वो आ जाएगा के आर अपॉन कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो इसको अगर अरेंज कर लो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, के आर बाई आर इंटू 4 पाई बचेगा अंदर, अगर टोटल आई चाहिए तो आर के पावर 4 इंटू डी आर, ठीक है, जीरो से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड का भी करना है, सेकेंड में भी वही करना है, जो सेकेंड का जो आई आ जाएगा वो एक मिनट, आर के पावर आर स्क्वायर इंटू डी आर, रो जो था के आर बाई 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो आ जाएगा के आर 5 बाई आर के पावर 5, डेंसिटी ऑफ टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, आर 5 बाई आर के पावर 5 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये के के ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा 4 के आर के पावर 5 इंटू पाई 4 के पाई, ठीक है, आर के पावर 7 डी आर, ठीक है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो ये देखो आर के पावर 5, एक आर के पावर 6 बचेगा, यहाँ पे आर के, एक मिनट, आर के पावर 5 था, ये 5 2 7 2 9 हो जाएगा ना, 9 9, ठीक है, तो 9 से 4 ये 10 बच जाएगा, 5 ये 5, तो ये, ठीक है, 2 7 2 9, ये हो जाएगा 2 2 4 और एक 5, यहाँ 5 होगा, ठीक है, 2 2 और एक 5, ठीक है। तो इस दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे ना अपना आंसर आ जाएगा, ये देखो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4 के पाई, 4 के पाई आर के पावर 6 बाई 6 आर, और ये आ जाएगा 4 के पाई, ठीक है, ये देखो आर के पावर 10 बचेगा, तो आर के पावर 10 बाई 10 आर के पावर 5, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे कटिएगा 5 और ये 5, ठीक है, ये 6 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही हम लोग ये लेंगे ना रेशियो लेंगे आई बी बाई 4, तो ये 1/10 और ये 1/6, यानी 6 ऊपर जा जाएगा और 10 नीचे, यानी n का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है।
n का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा। चेक कर ले आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 22 6। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा टफ में है लेकिन ठीक है, ज़्यादा वैसा भी नहीं है ये। ठीक है, हम लोग एक तरह से रफली सॉल्व कर रहे हैं जैसे एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा लिख लिख कर प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, रिलेटिव से कर लो, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है रिलेटिव से करेंगे। ठीक है, तो इजी हो जाएगा जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऊपर को अच्छा नीचे पॉजिटिव बोला है, ऊपर नेगेटिव ना, ऊपर नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल ऊपर है यानी -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट यानी 10 यानी -20। ठीक है, यानी -20 ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की अगर बात करें तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है जी नीचे, ठीक है, जी नीचे तो प्लस आएगा, और एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो नीचे ही है g/5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4g/5 नीचे की तरफ। तो देखो इसका मान सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में कि इसको थ्रो किया गया है 20 से, और 4g/3 4g/5 इसका एक्सेलरेशन है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, देखो इसमें पूछा है कि रिटर्न कब होगा, तो ये ऊपर जाएगा फिर बॉय के पास आ जाएगा, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, तो यहाँ पे 2u जो हो जाएगा 20, और g जो हो जाएगा 4g/5, तो 4g/5, तो ये हो जाएगा 40, ये भी 40, तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। ओके, क्लियर है, इजी है ये। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये एसएचएम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक मास है attached to the horizontal spring, execute SHM with amplitude A1। ठीक है, मान लो एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है। ठीक है, ये एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये एसएचएम कर रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है A1 है। ठीक है, तो इसका जो ओमेगा होगा ना, ओमेगा वो हो जाएगा √k/m। ठीक है, ओमेगा √k/m। अब बोला गया है कि जब ये मेन पोजीशन से पास कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पहले इसका मास कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एम, तो ओमेगा जो इनिशियल होगा वो √k/कैपिटल एम। अब बोला गया है कि जब ये मिड पोजीशन से पास करता है तो इस पे एक मास 124 ग्राम मान लो कि स्मॉल एम का रख दिया जाता है, तो नया ओमेगा इसका हो जाएगा ओमेगा फाइनल रूट के, तो चेंज नहीं होगा, k/m प्लस स्मॉल एम। ठीक है, चलो, अब बोला है कि अब पहले इसका एम्पलीट्यूड A1 था और बाद में एम्पलीट्यूड A2 हो गया। मास रखने से पहले इसका एम्पलीट्यूड A1 था। ठीक है, ये मास 0.9 kg अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM with amplitude A1 when this mass passes through its mean position then a smaller mass 124 gram is placed। ठीक है, and both masses move together with amplitude A2। ठीक है, एम्पलीट्यूड A2 हो गया, तो A1 और A1/A2 पूछा है। तो देखो होगा क्या कि जब जेंटली पुट किया गया है ना मास को, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा,
मीन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा इनिशियल और फाइनल। तो मीन पोजीशन पे जो होता है पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे रखने से पहले इसका वेलोसिटी a1 ओमेगा 1 था और बाद में वेलोसिटी a2 ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो वेलोसिटी था a1 ओमेगा 1 था, बाद में वेलोसिटी a2 ओमेगा 2 हो गया। तो पहले जो मोमेंटम था वो था पहले का मास m इंटू a1 ओमेगा 1 इक्वल टू बाद का मास हो जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू a2 ओमेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू रख दे m a1 एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमसे पूछा क्या है a1 बाई a2, तो यहाँ पे रख लो a1 बाई a2 अगर पूछा है तो ये आ जाएगा m प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M और ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। जब ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 यानी ओमेगा फाइनल बाई ओमेगा इनिशियल, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल बाई ओमेगा इनिशियल करोगे तो ये आ जाएगा रूट m बाई m प्लस m, ठीक है। m बाई m प्लस m। जब हम इसको अंदर भेजेंगे ना, तो जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा रूट कैपिटल M प्लस m बाई स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है। और इसका वैल्यू बोला है a बाई रूट ए अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 है, ठीक है। चलो इसका पहले वैल्यू हम लोग ऐसा करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर हम केजी में रखें, ठीक है, या ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको ग्राम में ही रख लेते हैं। तो ग्राम में जो हो जाएगा 900, उसका 0.9 kg है ना, यानी 900 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है। ये 900 ग्राम प्लस 124 ग्राम यानी 1024 बाई कैपिटल M 900। तो 1024 का रूट कितना हो जाएगा, 32 होगा क्या, 1024 का रूट 32, हाँ ये आ जाएगा 1024 बाई 900। तो 1024 का 32 और 900 का 30, ठीक है। तो 32 बाई 30, ये आ गया ना 32 बाई 30। तो 32 बाई 30 आ गया a1 बाई a2 और इसका वैल्यू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 है, यानी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 जो है वो 32 बाई 30 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पेन बदल लेते हैं ताकि पता चले। तो देखो 32/30 इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 32/30 को क्या लिख सकते हैं, 32 आ गया था, 32 - 1 नहीं, 31/31 माइनस 1 हो सकता था, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 16, अच्छा इसको तो 16/15 भी लिख सकते हैं ना, 16/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/15, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 16/15 तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, यानी हो जाएगा 16/16 - 1, ठीक है। तो इनके अल्फा जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा जो आ गया वो 16 आ गया, ठीक है। A ball is projected in a certain speed from the ground with a distance 30 meters from the wall. If the angle of projection 45 degree, the ball just clear the top of the wall. देखो एक बॉल को थ्रो किया गया है ग्राउंड से, एक वॉल है मान लो यहाँ पे जो कि 30 मीटर पे है, प्रोजेक्शन से 30 मीटर पे है, ठीक है। द वॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर यानी वॉल जो है ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है। ये 30 है, ये 10, यानी जो रेंज हो जाएगा ना, रेंज हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। ये प्रोजेक्शन का एंगल हमें नहीं दिया है, ठीक है, या दिया है 45 दे दिया है ना, 45। तो एच पूछा है ये, ठीक है। हाइट ऑफ वॉल पूछा है, ठीक है। और कुछ दिया है, यू नहीं दिया है ना,
रेंज दे दिया, चलो रेंज तो हमें पता चल गया, थीटा दे दिया है 45 डिग्री और डिस्टेंस 30, ये ठीक है। जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थीटा दे दिया है। तो देखो रेंज हमें निकालना पड़ेगा यू। ठीक है, तो यू हम लोग निकाल सकते हैं, रेंज जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेंज का वैल्यू 40 है और यू स्क्वायर हमें चाहिए, तो यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा साइन 90 आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा बाई जी 10। तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 400, तो जो यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20। ठीक है, यू कितना आ गया 20। तो जैसे ही यू आ गया ना, एक फार्मूला तुम्हें पता होगा कि अगर एक्स डिस्टेंस पे वाई ये है ना, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो हमें एक्स पता है, थीटा पता है, आर पता है, तो वाई निकल जाएगा, वाई जो कि हाइट है। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा अपना h इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स का वैल्यू है 30, थीटा कितना था 45, तो टेन 1, 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स कितना है 30 और आर कितना है 40, तो ये 4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, कितना आ जाएगा 1/4, यानी 30/4। ठीक है, ये 1/4 ही आ जाएगा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 30/4 मीटर। ठीक है, तो हमें 10h चाहिए ना, हमें कितना चाहिए 10 इंटू एच, तो हमें 10 इंटू एच चाहिए, तो 10 इंटू एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा 300/4, तो 300/4 ये कितना आ जाएगा, देखो ये 2 से काटोगे तो 150 और 75, यानी 75 आ जाएगा। ठीक है, 10h का वैल्यू 75, 10h आ गया 75। तो ये 25 क्वेश्चन तक था। ठीक है, 25 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। अब हम लोग 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट देकर इसको हम लोग कर देते हैं। तो देखो 26 में है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट एट ओरिजिन एट इक्वल टू 0 एंड हैविंग वेलोसिटी दे दिया है, तो ओनली फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज इतना, द वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग इन 0। तो फोर्स जब 0 हुआ तो वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें, कैट ओरिजिन पे है। ठीक है, तो ओरिजिन पे है, तो टी इक्वल टू 0 पे ये तो बताओ पहले, टी इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, पार्टिकल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 + 0 + 15, यानी यू इनिशियल जो हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो इतना दे दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा वो हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम, मास है 2 और भी इनिशियल है 4√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर हम फाइनल की बात करें, तो फाइनल पूछा है कि वेलोसिटी बताना है, फाइंड इस वेलोसिटी व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग 0, तो पहले तो बताओ कि फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है, तो फोर्स जो होता है वो होता है -du/dx। ठीक है, तो फोर्स अगर हम यहाँ से लिखे तो फोर्स आएगा -3x² +12x। ठीक है, +0। ठीक है, तो जो फोर्स ये आ गया, और फोर्स 0 कहाँ होगा, फोर्स 0 जो होगा, इस फोर्स 0 रखोगे तो -3x² प्लस इक्वल टू 12 आ जाएगा ना।
इक्वल टू 12x। तो x से x गया एक, तो यहाँ से जो x आ गया ये प्लस आ जाएगा, जो x आ गया ये 4 आ गया, 4 मीटर। 4 मीटर पे क्या है 40, तो वहां पे हमें वेलोसिटी पूछा है। तो सबसे पहले तो तुम ये बता दो कि 4 मीटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा। यू फाइनल जो 4 मीटर पे हो जाएगा वो हो जाएगा -4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 15। तो ये आ जाएगा -64, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 1 मिनट सही है ना, 6 इंटू x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9, ये 96 आ जाएगा प्लस 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 प्लस 15 -64, ये आ जाएगा 47 जूल माइनस का प्लस 47 जूल, ठीक है, 47 जूल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मान लेते हैं हाफ के फाइनल, हाफ के फाइनल, हाफ m कितना हो जाएगा 2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, जो कि हमें वी फाइनल निकालना है। तो हम एनर्जी कंजर्व कर दे, यू इनिशियल प्लस के फाइनल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो यहाँ से हमें भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। और जो भी का वैल्यू आता है ना, जो भी का वैल्यू आता है वो आता है क्वेश्चन 26 में, भी स्क्वायर जो आता है वो 48 आता है, ठीक है। तो भी स्क्वायर 48 आ गया, तो भी जो आएगा ना नियरेस्ट में बोला है ना, तो भी स्क्वायर 48 आएगा। यहाँ से देखोगे तो भी स्क्वायर 48, तो जो भी आ जाएगा वो नियरली 7 आ जाएगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया is इतना, द पार्टिकुलर साउंड इन एयर अ पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस डेल्टा फाई भी दे दिया है 1.6 पाई, ठीक है, 1.6 पाई यानी 16/8, 8/5 पाई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी पूछा है हमसे। तो देखो डेल्टा एक्स जो होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू या डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई जो हो जाएगा 1.6 पाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। चलो तो यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें क्या, चलो बदल ही लेते हैं। चलो लैम्डा मीटर में आ जाएगा, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा, कर ही लेते हैं। तो सही है ना ये 40, तो जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 40 इंटू 2 बाई 100 इंटू 1.6। तो 40 इंटू 2 बाई 100 इंटू 1.6, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 4 से कटेगा, दो दो बर्तन में गया, ठीक है। जो लैम्डा अपना आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है, 1/2 आएगा 80, 80/16, ठीक है, ये 80/160, ठीक है, 1/2 मीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वो हो जाएगा v/λ, ठीक है। तो v है 330 और लैम्डा हाफ, तो इसका क्या हो जाएगा 660, ठीक है, 660, ओके। ये क्वेश्चन है 28 नंबर। A body is projected horizontally from top of a tall tower, ठीक है, एक किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है बॉडी को,
तो यहाँ पे पूछा है कि कहीं पे मान लो यहाँ पे आ गया, ए बॉडी प्रोजेक्टेड 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी तो देखो कभी भी चेंज नहीं होगा, 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा हमेशा। और नीचे वाला वेलोसिटी किसी भी टाइम पे जी इंटू टी हो जाएगा। तो बोला है कि एक T1 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल, यानी जी इंटू T1 इक्वल टू 30, और जी का वैल्यू अगर 10 रखोगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी T1 आ गया 3। किसी भी और दूसरे टाइम पे पूछा है T2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तो किसी भी टाइम T2 पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ये 30 इंटू T2 होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ही नहीं उधर। और इसका जो हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से T2 से ये गया और ये 5, तो T2 कितना बच गया, 6 सेकेंड। तो हमें T2 माइनस T1 कितना आ गया, T2 माइनस T1 पूछा है ना, तो T2 माइनस T1 यानी 6 माइनस 5, 6 माइनस 3। ठीक है, 6 माइनस 3 यानी 3। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है, सेल है। ठीक है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। तो पूछा क्या है कि V1 इंडिविजुअल पोटेंशियल एट द पॉइंट लोकेटेड 3r एंड r/2। r/2 तो अंदर होगा कहीं यहाँ पे मान ले, ठीक है, और 3 और इसके बाहर होगा। तो पोटेंशियल जो है हमें पूछा है, तो देखो सेल के अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है। अगर हमें r/2 पे चाहिए, ठीक है, V एट r/2 चाहिए, जो कि r/2 का V को क्या बोला है, 1 बोला है ना, V1 नहीं, ये बाहर वाला का ले लेते हैं VR। V1 जो है बाहर वाले के पे है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा इसके कारण देखो, अब तुम जैसे ही करोगे ना तो ये सबका सब चार्ज एक तरह से सेंटर पे कंसंट्रेटेड लगेगा ना इसके कारण। और इस पे जो चार्ज है 2q है, आर पे जो चार्ज है q है, और 2r पे जो चार्ज है 2q है। तो सारा का सारा चार्ज क्या लगेगा कि ये सेंटर पे है। तो जो V1 आ जाएगा ना, वो k टोटल चार्ज होगा 2q प्लस q, 2q प्लस q बाई 3r। ठीक है, और V2 जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, देखो V2 के लिए पहले तो इसके अंदर है और इसके भी अंदर है, तो इसके कारण जो हो जाएगा वो होगा, वो होगा k q बाई r प्लस k 2q बाई 3r। ठीक है, तो ये 3 प्लस 2 5, 5 k q बाई 3 प्लस 2 हो गया ना, 5 प्लस k3 बाई 3r। ठीक है, 3r। ठीक है, तो जब हम V2/V1 निकालें तो V2/V1 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का 5 है, देख लेते हैं एक बार। 30 का 5 टूट गया हुआ है क्या, एक मिनट, अच्छा ये 2r है ना, इसका रेडियस तो 2r है ना, ये 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4, और ये जो आ जाएगा, ये V1 जो आ जाएगा 2 प्लस 3, 3k/3r, यानी k/r। ठीक है, और k/r, ये देखो ऐसे कर लेते हैं ना हम लोग, 2r 4, ये 2 से 2 गया, तो k/r प्लस k/r 2k/r। ठीक है, तो V1 प्लस V2 2 आ जाएगा। ठीक है, 4/2। ठीक है, सेम ही। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये अपने पास ये बचा एक लास्ट 29। तो इसमें था, इसमें देखो एक कैविटी बना हुआ है, ठीक है, 4 डेंसिटी रो दे दिया है। तो देखो एक अगर मान लो
मेरे पास कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग है ना, स्फेरिकल स्फेयर ऑफ रेडियस आर कैरी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, हाँ तो नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है और इसके चार्ज डेंसिटी इसका रो है, तो किसी भी डिस्टेंस पे इनसाइड पे, मान लो आर डिस्टेंस पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ना, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहले बोला स्क्वायर ऑफ रेडियस आर बाई टू कर्व आउट, तो पूछा देखो, बोला है कि कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर which carry a uniform charge density rho if the sphere of radius r by 2 is curved out of it as shown in the ratio ea by eb of magnitude of electric field ea and eb respectively at point a and b, a or b, due to remaining portion is x by 17, then x will be, ठीक है। तो जब इसको कर्व आउट कर लिया गया, उसके बाद पूछा है ए और बी पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हमें ए पे और बी पे निकालना है ना, तो हम लोग नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट लगा देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इसमें पूरा में चार्ज है प्लस पॉजिटिव डेंसिटी का, और यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव डेंसिटी का, ठीक है। और इसके कारण हमें ए पे निकालना है, यानी इसके कारण सेंटर पे निकालना है, तो इसके कारण सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा ना, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण जो है यहाँ पे निकालना है, ठीक है, इसके सरफेस पे, तो इसके कारण तो ई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ए पे, ठीक है। और इसके कारण जो ई ए पे होगा वो होगा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और आर के जगह क्या आ जाएगा, आर बाई टू, रो आर बाई टू, ठीक है, इंटू थ्री बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस के कारण निगेटिव आएगा, ठीक है, यानी आर के अपोजिट, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ई एट ए जो आएगा, ई एट ए वो आ जाएगा रो आर बाई टू अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह हम अगर बी की बात करें, ई एट बी, तो बी पे जो है, तो देखो बी पे दोनों के कारण आएगा, ठीक है, बी पे दोनों के कारण आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये है ना कि बी के लिए ना, बी के लिए, बी जो है इस स्क्वायर के लिए बाहर का पॉइंट हो गया और इसके लिए अंदर का पॉइंट। तो अंदर के लिए ई एक बी जो होगा, बी यहाँ पे था, ठीक है, ए तो यहाँ पे था, ई एक बी जो बड़े वाले के कारण होगा वो हो जाएगा रो, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से कैपिटल आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे चार्ज के कारण ये बाहर का पॉइंट हो गया। तो बाहर के पॉइंट के कारण जो फील्ड होता है ना, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस पे जो टोटल चार्ज की बात करें, तो इस पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू इसका वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर बाई टू का क्यूब, ठीक है, आर बाई टू का क्यूब। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम वैल्यू रखें वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू बाई एट अपॉन आर, एक मिनट के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, तो यानी वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन के का वैल्यू, क्यू का वैल्यू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, यानी आर बाई टू का क्यूब, तो आर क्यू बाई एट अपॉन आर स्क्वायर में जो आर आएगा वो आएगा आर बाई टू प्लस आर, यानी थ्री आर बाई टू का स्क्वायर, यानी थ्री आर बाई टू, यानी नाइन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा, तो देखो फोर पाई से फोर पाई गया, ठीक है, और आर स्क्वायर से एक आर गया, ठीक है, और यहाँ से देखो फोर, ये फोर पाई कैंसिल हो चुका है अपना, ये आर, ये टू गया, ठीक है, तो यहाँ बचा
देख लो, यहाँ पे बचा रो रो बाई, ये देखो 3 into 6, ठीक है, 3 into 2 6, 6 into 9, ठीक है, 54 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो जैसे ये आया तो सही है ना, तो हमें ई ए बाई ई बी चाहिए, तो ये 3/54, 1 मिनट, ये देख लेते हैं, ई ए जो है कि R/2 4/3 πr3, ई बी जो है वो आया, अच्छा 1 मिनट, ई बी तो ये आ गया किसके कारण, ये ई बी आया बड़े वाले के कारण, और छोटे वाले के कारण जो ई बी आएगा, ई बी वो आएगा ρr/54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ρr/54 एप्सिलॉन नॉट। जो नेट ई बी जो होगा ना वो, और ये माइनस होगा, ये माइनस, यानी ये माइनस ये, तो ई बी नेट जो होगा ना, ई बी नेट वो आएगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका ρr/54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो अपना इसका था, तो तो इसका जो हो जाएगा 54 - 3, ठीक है, यानी 51 रो आर अपॉन 54 रो आर इंटू 54 into 3, ठीक है, 54 into 3 162 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 162 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, अब क्या करा, ये दोनों का रेशियो ले लो, इसका इसका रेशियो ले लो, ये ई नेट आ गया, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हमें ई ए बाई ई बी चाहिए, तो ई ए बाई ई बी चाहिए, यानी 164/51, ठीक है, 164 162 तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। ये सही है ना, ये सब पूरा कैलकुलेट हो जाएगा ना, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये जो था इसके कारण था, ठीक है, ये जो होता है ना, ये पता है ना, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो स्फीयर है, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये ए पॉइंट, वो इसके सेंटर पे ही था, इसीलिए जो ए पे बड़े वाले के कारण जो फील्ड आया वो 0, और छोटे वाले के कारण जो आ गया ρr/2/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ये इसके सरफेस का हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें बी पॉइंट, तो बी पॉइंट जो है ये इसके बाहर है, और ये है इसके सेंटर, और बड़े वाले के सरफेस पे है, ठीक है, तो बड़े वाले के कारण जो आ जाएगा ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण बाहर वाला जो फार्मूला है वो लगेगा। बाहर के कारण हम क्या लगा सकते हैं, KQ/R², यानी इसका जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज पहले निकालना पड़ेगा, जो कि होगा चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम जो होगा 4/3 πr/2 का क्यूब, ठीक है, तो R3/8, और ये जो डिस्टेंस है KQ/R², 1 मिनट, KQ/R², ठीक है, R² जो हो जाएगा ये R/2 प्लस R, ठीक है, 3R/2, ठीक है, R/2 प्लस R, ये आ जाएगा 3R/2, तो 3R/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9/4 R², ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके कारण ई बी, जब ई नेट निकालेंगे तो ई बड़े वाले के कारण माइनस छोटे वाले के कारण करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें रेशियो ले लेना है,
ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो दूसरा ये जो 30 नंबर था इसका आ गया के क्यूब आई है, जो पोटेंशियल था वो उसका रेशियो V2/V1 2 आ गया। ये क्लियर है?